Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video I am going to teach you polity and the topic name is पंचायती राज। तो इस वीडियो में पंचायती राज चैप्टर के 10 MCQ पे डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप वो वीडियो पहले देख ले, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर है? मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो यहाँ मेनली पूछा जा रहा है कि पंचायत किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। तो याद रखना है कि पंचायती राज अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक मेंशन है हमारे संविधान में। क्लियर है? दूसरा याद रखना है कि पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और आपको याद रखना है कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ही ये लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था है, यानी मेनली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। यानी पंचायती राज क्या है? एक ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन है। इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट है विलेज लेवल पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, अगर पंचायत भंग हो जाता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो आपको पता होगा कि पंचायत जब भंग होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव होना जरूरी है। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि 5 इयर्स होता है पंचायत का कार्यकाल, यदि 4 साल कुछ महीना हो गया है, इट मीन्स आप कह सकते हैं अगर 5 साल पूर्णे में सपोज दैट कि 4 महीना बचा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि 6 महीना से कम अगर बचा हुआ है, तो फिर से चुनाव नहीं होगा, फिर से एक नया पंचायत का चुनाव होगा। क्लियर है? यानी वो जो चुनाव होगा वो 5 साल के लिए ही होगा। बट इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो आंसर होगा 6 माह। तो 6 माह के निर्वाचन होगा 6 माह के भीतर। तो इसमें क्या होगा कि जो बचा हुआ कार्यकाल रहेगा उसके लिए निर्वाचन होगा। सपोज दैट कि अगर 1 साल कंप्लीट हो गया है 1 ईयर पंचायत का, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, पंचायत भंग हो गया, तो जो 6 महीने के अंदर जो चुनाव होगा वो 4 साल के लिए होगा। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि 5 साल पूर्णे में 6 महीने से कम समय बचा रहेगा, तब यदि पंचायत भंग होता है तो उस कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं होगा, फिर से क्या होगा, न्यू कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं है? यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में इनमें से कौन सी विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मेनली पंचायत का जो शक्ति होता है, इनमें से कौन पंचायत के शक्ति के अंतर्गत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण। आपको पता होगा कि न्यायिक पुनरीक्षण सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार होता है ना? तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन है तो ये पंचायती राज का शक्ति नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पंचायत समिति के सदस्य, यानी सवाल पंचायत समिति से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने का मतलब ये हुआ कि जनता जब स्वयं भाग लेती है चुनाव में, यानी जब जनता खुद वोट करती है तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। क्लियर है। और आपको पंचायती राज के बारे में पता होगा कि जैसा कि पंचायती राज में जो होता है कि ग्राम सभा एक होता है, यानी ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, जो कि ग्राम लेवल पर होता है ना। उसके बाद पंचायत समिति होता है जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। क्लियर है। पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पर, याद रखना है कि पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है। और एक होता है जिला परिषद जो कि जिला लेवल पर होता है। इसी को कहा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, जो कि दिया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी। मेनली यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला है, इसकी सिफारिश कौन सी कमेटी ने किया था, इट मीन्स कौन सा समिति ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए LM सिंघवी समिति। इस जितना भी समिति आप यहाँ देख रहे हैं जो कि पंचायती राज से ही रिलेटेड है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में कि बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश था त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम। क्लियर है। तो ये जितने भी समिति है और भी पंचायती राज से रिलेटेड समिति है जिसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है पंचायती राज के डिटेल वीडियो में, जो कि इस वीडियो से प्रीवियस डाला जा चुका है। यानी जब पॉलिटी के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर आई बटन में आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो आप कहीं से भी आप अपने सहूलत के हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो मेनली यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग जो होता है इसका गठन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 243 आई। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। अब है कि केंद्र में वित्त आयोग जो होता है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो अनुच्छेद है 280। क्लियर है। याद रखना है कि केंद्र में जो वित्त आयोग का गठन होता है वो होता है 280 के तहत, लेकिन राज्य में जो वित्त आयोग का गठन होता है ये होता है अनुच्छेद 243 आई के तहत। तो राज्य वित्त आयोग का काम होता है स्थानीय स्वशासन के विकास करने के लिए वित्त कि प्रोवाइड कराना। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राइट टू रिकॉल क्या है। यानी सवाल यहाँ मेनली पूछा जा रहा है कि राइट टू रिकॉल से आप क्या समझते हैं, है ना। राइट टू रिकॉल क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार। मतलब यहाँ पर ये है कि राइट टू रिकॉल का मीन्स कि जैसा कि किसी पंचायत में अगर कोई मुखिया है या सरपंच है या कोई भी सदस्य है, तो अगर उसका चुनाव हो गया है बट आफ्टर सम टाइम्स कि अगर जनता चाहती है कि जो इसे हटाया जाए, ये सरपंच या मुखिया या फिर और कोई भी सदस्य सही नहीं है, तो ये राइट
टू रिकॉल के अधिकार के तहत मतदाताओं का ये अधिकार है कि वो उसे हटा सके, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जनमत संग्रह करना होगा, यानी ग्राम सभा के जो भी सदस्य है उससे क्या होगा कि वोटिंग करना होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9th नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। मीन्स ये हुआ कि गांव के जो भी निवासी है, अगर उसका नाम मतदाता सूची में है, यानी अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखना है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज रहता है, वही होता है ग्राम सभा का सदस्य। यहाँ पर ये नहीं है कि 18 ईयर्स एज होना चाहिए, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर किसी व्यक्ति का 18 ईयर्स एज हो गया है बट उसका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहलाएगा ग्राम सभा का सदस्य। यहाँ पर 18 ईयर्स एज तो होना ही चाहिए, अदर क्या होना चाहिए कि मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी वो ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है, यानी ग्राम सभा जो मीटिंग करती है, ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसका गण पूर्ति कितना होगा, मीन्स कितना व्यक्ति आएगा तो ग्राम सभा का बैठक शुरू किया जाएगा। क्लियर है? तो मिनिमम जो सदस्य है वो है ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर जो डी देख रहे हैं, यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी कुल जो सदस्य जितना है उसका 10वां भाग अगर उपस्थित है तो ग्राम सभा का बैठक का कार्यवाही शुरू किया जाएगा, अदरवाइज अगर इससे कम है तो नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि अगर 100 ग्राम सभा का सदस्य है तो मिनिमम 10 सदस्य प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी ग्राम सभा का कार्यक्रम शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो है मिनिमम सदस्य है गण पूर्ति के लिए। और आपको पता होगा कि लोकसभा में भी 1/10 सदस्य की उपस्थिति ही गण पूर्ति होता है, तो आप यहाँ से भी रिलेट करके इसे समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पंचायती राज से रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ जो सर्कल कर रहा हूँ अभी लास्ट में एंड स्क्रीन में पॉलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट शो होगा, वहां जाकर आप पंचायती राज का डिटेल वीडियो पहले देख लें। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर है? और ये जो पंचायती राज जो चैप्टर होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज कि हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।